Good evening, everybody. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSE Hindi. This is me, चंचल कुमार शर्मा. How are you all? कैसे हैं आप लोग? और आज हम हमारा जो 10th का इकोनॉमिक्स का सेशन है, जो सीरीज़ है, उसको कंटिन्यू करेंगे. हम अध्याय 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज बात करेंगे अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में. जी हाँ, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा शब्द जो आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और बहुत सारे तरीके से आपने इसको अपने आसपास महसूस भी किया होगा. तो वैश्वीकरण से जुड़े हुए तमाम मुद्दे हैं. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़े हैं, वैश्वीकरण से क्या परिणाम आए हैं, किस प्रकार से वैश्वीकरण ने दुनिया को प्रभावित किया है, हमारी अर्थव्यवस्था ने वैश्वीकरण में किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव हैं. मतलब वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव सकारात्मक हैं तो कुछ प्रभाव नकारात्मक भी हैं. तो हम इस सब पर, इस अध्याय में हम वैश्वीकरण पर, ग्लोबलाइजेशन पर चर्चा करेंगे और समझेंगे पहले तो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर इसके किस प्रकार के प्रभाव हुए हैं और इस किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ वैश्वीकरण का लेना देना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सबसे पहले एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद. और अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तो आप सभी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी घर बैठे अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं. इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का और एक प्लस का. तो आप लोग नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो प्लस ले लीजिए, आइकॉनिक लेना चाहें विशेष स्पेशल जो है, थोड़ा सा इसमें आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, पर्सनल कोच, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह. तो 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का आपके पास में नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. और इसमें आप लोगों को जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना जाएं, जब भी आप अपना एडमिशन लें, तो यहाँ 10% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है उसमें, जो भी अमाउंट है उसमें. जैसे ही आप CKLIV रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 1 साल का 44,550 हो जाएगा 49,000 से, 2 साल का 64,800 और 3 साल का 81,000 हो जाएगा. तो ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है. आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको मिलता है एक पर्सनल कोच और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस. ये भी 1 साल, 2 साल और 3 साल में अवेलेबल है. और इसमें भी आप इसी रेफरल कोड को यूज़ करिए, यूज़ माय रेफरल कोड CKLIVE. जैसे ही आप CKLIVE अप्लाई करेंगे तो 1 साल का 62,000, 2 साल का 96 और 3 साल का 1,26,900 रुपये आपका हो जाएगा. और यदि आप GS नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ ऑप्शनल करना चाहते हैं, ऑप्शनल के लिए भी एक अलग सब्सक्रिप्शन है. तो इनमें से कोई भी ऑप्शनल आपका हो, आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ये 1 महीना से लेकर तो 3 साल तक का अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट में. 1 साल का 27,500, 2 साल का 40 और 3 साल का 50,000. रेफरल कोड यूज़ करिए CKLIVE. यहाँ भी 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ भी मिलेगा. और मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप, नोट्स सब अवेलेबल होगा. और PDF के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल. टेलीग्राम पर जाइए, मेरे नाम से सर्च कीजिए चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल, और आपको मिल जाएगा PDF पुराने सेशंस का भी और इस सेशन का भी आने वाले टाइम में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. क्या है हमारा आज का टॉपिक? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन. क्या होता है ये, इसका मतलब क्या है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है? सीधे सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विश्व धन एकीकरण. समझ में आया आपको? कितना सिंपल सा इसका मतलब है, एकदम सिंपल. विश्व धन एकीकरण. तो इसका क्या मतलब हो गया? विश्व का एकीकरण. तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न देश के अर्थव्यवस्थाएं और उनका समाज आदि का एकीकरण होता है, एक होते हैं. तो ये प्रक्रिया पूरे विश्व को आपस में कनेक्ट कर देती है, जोड़ देती है.
और ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि वैश्वीकरण अभी अभी हुआ है, ग्लोबलाइजेशन अभी अभी हुआ है। इतिहास में आप चले जाइए, प्राचीन काल से ही वैश्वीकरण हुआ है। एक से दूसरे देश में वस्तुओं का व्यापार होता आया है। हम सिल्क रूट की बात करते हैं, जिसमें पुराने समय में एशिया से होते हुए यूरोप तक सिल्क बेचा जाता था, इस रास्ते से होते हुए, या दूसरी भी चीज़ों का व्यापार होता आया है। इसके अलावा विभिन्न धर्मों का भारत से प्रचार प्रसार बाहर हुआ। भारत से बौद्ध धर्म का जो बाहर प्रचार प्रसार हुआ या दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ, ये भी वैश्वीकरण की ही एक प्रक्रिया है, ये भी वैश्वीकरण एक तरह का। तो वैश्वीकरण कोई ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आया है या अभी अभी होने लगा है। मनुष्य के इतिहास में प्राचीन काल से ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अभी अभी में खासकर 20वीं शताब्दी में ये प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ी है। क्योंकि हमारे पास आज संचार के बहुत सारे साधन हैं। आज हमारी तकनीक पुराने ज़माने की, पिछले और कुछ समय की तकनीक की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित है। तो अब ये प्रक्रिया तेज़ी से हुई है। आज लगभग हर क्षेत्र में, हर चीज़ में हमें ये दिखाई दे रहा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ वस्तु की बात नहीं है। आप कोई भी मान लीजिए म्यूज़िक, कोई गाना, कोई म्यूज़िक आप ऐसा गा रहे हैं जो यूएसए में किसी ने रिकॉर्ड किया या वहाँ पर गाया गया, वहाँ से आप तक आया, ये वैश्वीकरण है। आप कोई ऐसा व्यंजन खा रहे हैं जो आपके यहाँ नहीं मिलता था, कहीं और पे बनता है, वहाँ उसका ओरिजिन है, लेकिन आप जैसे इटालियन पास्ता, तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण है। ठीक है, तो हमारे जीवन में लगभग हर क्षेत्रों में आज वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की पेट पहुँच हो चुकी है। इसी को हमें समझना है कि वैश्वीकरण, और उसके बाद हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कि वैश्वीकरण के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा यह सेशन। आज के विश्व में, वर्तमान समय में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। आप कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा चाहते हैं तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो कितनी सारी कंपनियों की अलग अलग गाड़ियां अवेलेबल हैं। आप फ़ोन लेना चाहते हैं, आप छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। और ये सब किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, जहां आसपास से आप खरीदारी करते हैं, जहां आप आसपास से अपनी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति आप करते हैं, और वो क्षेत्र बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग है, कटा हुआ है। मतलब ना तो बाकी दुनिया से वहाँ कुछ आता है, ना वहाँ से कुछ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप वहाँ रहते हैं और आपको जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, तो आपके पास विकल्प क्या है? जो सामने है, जो उपलब्ध है, जो वहाँ मिल रहा है, वही खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप वो खरीदना नहीं चाहते, तो आपके पास वो चीज़, ये वस्तु उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। और जब हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जब एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ने लगती है, तो हमारे विकल्पों के रास्ते खुलने लगते हैं, हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि आपको स्कूल जाना है और आप सिर्फ अपने गांव में ही स्कूल जा सकते और कोई दूसरी जगह आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं जा सकते आप, तो जो स्कूल गांव में उपलब्ध होगा उसी में जाना होगा, वहीं पढ़ना होगा, चाहे वहाँ पढ़ाई कैसी भी हो। या अगर मान लीजिए आप शहर जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप शहर जाके पढ़ सकते हैं, तो आपके पास कई सारे विकल्प आ जाएंगे, फिर उसमें से सबसे बढ़िया को आप चुन सकते हैं। ये वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का एक सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक परिणाम है कि आपके पास कई सारे विकल्प आ गए जिसमें आप बेहतर को चुन सकते हैं। तो कई सारे वस्तुएं जैसे कैमरा, फ़ोन, टेलीविज़न के कई सारे मॉडल हमारे सामने हैं और वो हमारे लिए सुलभ है। आज अमेरिका में जो फ़ोन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफोन या जो भी फ़ोन उनके हाथ में, वही फ़ोन भारत में भी लोगों के पास है, वो फ़ोन भारत में भी लोगों के लिए सुलभ है। हमारे देश के लोग भी वो फ़ोन खरीद सकते हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर
गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आज से 30-40 साल पहले भारत में अगर किसी को कार खरीदना हो तो उसके पास बहुत ऑप्शन नहीं होते थे। एक हमारे यहाँ पहले कार चलती थी जो आपने देखी होगी वाइट कलर की, आज भी हमारे यहाँ मंत्रियों, नेताओं और अफसरों के पास वो गाड़ी होती है और उस गाड़ी का नाम है एम्बेसडर। तो आपने वो देखी होगी पुरानी एम्बेसडर या फिएट कार, या जो उस समय चलती थी। किसी को स्कूटर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो तो बजाज का स्कूटर आता था, ठीक है, बहुत विकल्प नहीं थे। तो हमें उन्हीं में से एडजस्ट करना होता था, हमें उन्हीं में से विकल्पों को जो है चयन का सिलेक्शन करना होता था, वहीं से हम लोग कर सकते थे। तो धीरे धीरे जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो अब कितना कुछ बदल गया। आज आप देखते हैं कि रोज़ नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं, फ़ोन में, गाड़ी में, टीवी में, हर जगह। आप एक फ़ोन खरीद के लाते हैं, कल दूसरा मॉडल लॉन्च हो जाता है। आप एक गाड़ी खरीद के लाते हैं, कल उसी का दूसरा मॉडल लॉन्च हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इतना बढ़ गया है कि अब हमारे पास में रोज़ रोज़ नए नए विकल्प प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ग्राहकों को परोसे जा रहे हैं। तो ये सब फ़ायदा ही है ना ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन से हमें इतने सारे विकल्प उपलब्ध हुए हैं, पहले नहीं था। आज से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ साल पहले भारत में स्थिति बहुत ख़राब थी। आप कोई भी वस्तु जो हमारे देश में बन रही है या जो हमारे देश में उपलब्ध है वही आप ले सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होता था। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। आज हमारे देश में विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कार की, चाहे वो आप ऑडी को ले लीजिए, BMW को ले लीजिए, जगुआर को ले लीजिए, रॉल्स रॉयस को ले लीजिए, उन सारी बड़ी कंपनियों की कारें आज भारत में लोग खरीदते हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीज से लेकर टेलीविज़न तक और प्रसंस्कृत फलों के रस तक, जूस तक, जो आप फ्रूट जूस पीते हैं वो तक आपको पता है कि वो विश्व के अलग अलग देशों से आपके पास आता है। कई सारी बड़ी कंपनियां जो भारतीय नहीं है उनके द्वारा बनाया जाता है, हम उपभोग करते हैं। और ऐसे सभी वस्तु, कमीज से लेकर आप जो कपड़े पहनते हैं, आप बहुत सारे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करते होंगे। आप शूज़ पहनते होंगे तो नाइकी के या रिबॉक के शूज़ पहनते होंगे, एडिडास के शूज़ पहनते होंगे, बाटा के पहनते होंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, देशी भी विदेशी भी। आप कपड़े खरीदते होंगे तो आपके पास कई सारे, जैसे आप जीन लेने जाएं तो आपके पास स्पाइकर, रेंगलर, ठीक है, लेवाइस, कितना सारा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। पीटर इंग्लैंड आ जाता है आपके पास कपड़ों में, रेमंड आ जाता है। तो देशी विदेशी दोनों मिला के कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे पास। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे देश के साथ साथ विश्व के दूसरे देशों के उत्पाद भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इतने सारे जो विकल्प आपको मिल रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस जो आपके सामने हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा नया है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक, 20-25 साल पहले, 30 साल पहले आप देखेंगे तो आज से 30 साल पहले आपको ये सब भारत में इतना आसानी से नहीं दिखाई देगा। 2 दशक पहले, अभी हम 3 दशक हो चुके हैं उसके बाद भी आप भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता आपको इतनी पहले नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन किस प्रकार से हमारा जीवन प्रभावित कर रहे हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, जो जनरेशन है आपकी इस समय की, तो वो 2000 के बाद में ज़्यादातर 2000 या 95, 96, 98 के आसपास बर्थ हुआ होगा। तो आपका जन्म यदि 98, 95 या 2000 या उसके बाद के आसपास का है तो आप इसको देख नहीं सकते इतनी आसानी से परिवर्तन को। अपने पिता से, अपने दादाजी से या अपने बड़े भाई या जो भी आपके परिवार में बड़े लोग हैं जिनका जन्म 1970, 80, 90 के दशक में हुआ, उनसे बात करिएगा तो वो आपको बताएंगे कि पहले भारत में क्या था। मतलब पहले ऐसी विविधता थी नहीं। अगर आपको कोई भी सामान या वस्तु खरीदनी होती थी तो पहले तो बहुत सारी वस्तुएं मिलती ही नहीं थी।
फिर मिलती थी तो कुछ ही कंपनियों के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता था और उसमें हमें बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ करना होता था। हमें पसंद आए ना आए लेकिन लेना है तो वही, नहीं तो है नहीं दूसरा हमारे पास। आप कार से लेकर, टीवी से लेकर, स्कूटर बाइक से लेकर, ठीक है, अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी वस्तुओं में इसको देख पाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास कितनी विविधताएं मौजूद हैं। हमें सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि हम क्या लें। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो पहले आप 10 लोगों से बात करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, दूसरी जो भी आप चाहते हैं उनमें से आप ऑप्शंस की जानकारी निकालते हैं, कौन सी गाड़ी मेरे लिए अच्छी है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी सर्विस अच्छी है, ठीक है, कौन मेरे बजट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फ़ोन से लेकर हर चीज़ में आप ऐसा करते होंगे। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। नहीं होते तो क्या करते आप? चुपचाप जाते, दुकान से लिया और आ गए। तो इन परिवर्तनों को हम कैसे समझ सकते हैं? जो मैंने बताया इस प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हैं। कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे अभी। अंतर्देशीय उत्पादन, सबसे पहले तो देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब हम बात कर रहे हैं 1950 तक। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। कोई भी देश, जो भी उत्पादन होता था वो किसी देश के अंदर ही सीमित था, देश के अंदर ही उत्पादन किया जाता था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद थे। मतलब उत्पादन एक ही देश में होता था। इसके लिए कच्चा माल भले बाहर से मंगा लिया जाए, कच्चा माल बाहर की सीमा से आ सकता था, या खाद्य पदार्थ बाहर से, जैसे आपके यहाँ गेहूँ नहीं है तो आपने बाहर से गेहूँ मंगा लिया, चावल मंगा लिया, या आपने जब तैयार कर लिया माल तो उस माल को कहीं बाहर बेच दिया, ठीक है, उत्पाद को कहीं निर्यात कर दिया। इतने तक ही सीमित था। बाकी उत्पादन एक ही देश में होता था। जैसे आपको कोई मशीन बनानी है तो पूरी मशीन एक ही जगह पर बनाई जाती थी। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। जहाँ तक हमारे देश की बात है तो हमारे देश में आपको पता है कि ब्रिटिश काल के दौरान कैसा विनाश हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूरी तरह, ठीक है, खड़ी ही नहीं हो पाई थी और हम एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में और तैयार माल के आयातक के रूप में बनकर रह गए थे। कुल मिला के हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था तैयार कच्चे माल का। जैसे अंग्रेज़ों ने जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था बनाई थी तो हम कई सारा कच्चा माल, जैसे कपास, हम बाहर भेज देते थे, बदले में वहाँ से वो कपड़ा बनकर मशीन में तैयार होकर हमारे पास आता था। तो हम थे क्या, हम और हमारे जैसे कई उपनिवेश। यहाँ उपनिवेश शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि जितने देशों ने गुलाम बनाया था दूसरे देशों को, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उनकी अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल किया। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल ब्रिटेन ने अपने फ़ायदे के हिसाब से किया, तो जो ब्रिटेन को अपने फ़ायदे में लगा वो करता गया। तो यहाँ से कच्चा माल वहाँ ले गए और वहाँ से तैयार माल हमारे यहाँ भेज दिया गया। तो हम सिर्फ एक निर्यातक कच्चे माल के और आयातक तैयार माल के बनकर रह गए। फिर धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई। तो क्या होने लगा, एक से ज़्यादा देशों में उस वस्तु का उत्पादन होने लगा। आपने सुना होगा MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनी या एक बहुराष्ट्रीय? खुद से पूछिए, खुद से आपको पता होगा, नाम में ही इसका अर्थ छिपा हो, बहुराष्ट्रीय, एक से ज़्यादा राष्ट्र। बहु का मतलब क्या, एक से ज़्यादा। तो ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा राष्ट्रों में, ठीक है, अपना पूरा नियंत्रण, स्वामित्व, उत्पादन सब कुछ करती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। उसका कारोबार सिर्फ एक देश तक नहीं फैला होता, एक से ज़्यादा देशों में उसका उत्पादन होता है और उसका पूरा कारोबार, उसका व्यापार फैला होता है, इसीलिए उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, फिर हमारी मल्टीनेशनल कंपनी आई। तो क्या हुआ, तो इन्होंने उन सीमाओं को तोड़ दिया। पहले
एक देश की सीमा में ही उत्पादन होता था। अब उन सीमाओं को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। इन कंपनियों की खास बात यह होती है कि इनकी जो रीच होती है, इनकी जो पहुंच होती है, वो पूरे विश्व तक है। जहां जो इन्हें सस्ता मिलता है, इनके फ़ायदे में होता है, ये वहाँ से वो चीज़ ले लेती हैं। जैसे अगर कहीं पर सस्ता है श्रम, मतलब लोग बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार हैं, तो वहाँ पर काम करवाने से लागत कम आएगी क्योंकि मजदूरों को कम पे करना पड़ेगा। तो जहाँ सस्ता श्रम है वहाँ कारखाना स्थापित कर दो, वहाँ उत्पादन करवा लो ताकि आपको लागत कम आए। ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता है, कच्चा माल, वहाँ से कच्चा माल बनवा लो, वहाँ से कच्चा माल मंगवा लो। तो जहाँ जो सस्ता होगा, श्रम सस्ता होगा, तो वहाँ पर श्रम करवा लिया जाएगा। अन्य संसाधन जहाँ पे सस्ते मिलेंगे वहाँ से वो कर लेंगे अरेंज। इस प्रकार से ये कंपनियाँ अपने ऑफिस, अपने कार्यालय और अपने जो यूनिट्स होती हैं, प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, उत्पादन जहाँ पर होता है, कारखाने, फैक्ट्री जो है वो अलग अलग जगह पर स्थापित कर लेती हैं। उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए ये कंपनियां ऐसा करती हैं। तो ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? ये कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इससे इनकी लागत में कमी आती है। लागत मतलब कॉस्ट, मतलब जितने में इनका सामान तैयार हो जाता है। अब जितनी लागत कम आएगी, प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, अपना सामान उतना कम दाम पर बेचा जा सकता है, बाजार पर कब्जा किया जा सकता है। चाइना की स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। और अधिक लाभ कमाने के लिए ये ऐसा करती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अब इसको ऐसे समझो कि आप कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं और वो वस्तु 10 रुपये में पैदा हो। एक वस्तु के उत्पादन का खर्चा, लागत 10 रुपये है, तो आप उस वस्तु को 10 से ज़्यादा में ही बेचेंगे। अगर आप उसको 15 में बेचेंगे तो 5 रुपये का फ़ायदा। अगर आप फ़ायदा कम करना चाहें तो 12 में बेचिए, 2 रुपये का फ़ायदा, और 11 में बेचे तो 1 रुपये का फ़ायदा। पर फ़ायदा तो चाहिए ना, इंसान कर रहा है किस लिए? फ़ायदे के लिए, लाभ के लिए ही काम हो रहा है सारा व्यापार। तो 10 से कम में तो आप बेच नहीं सकते। यही वस्तु अगर कोई व्यक्ति, कोई जो है कारखाना या कोई कंपनी 7 रुपये में पैदा कर दे, 7 रुपये में ही उत्पादन कर दे, तो वो 10 रुपये में बेच सकती है, आपके बराबर बेच सकती है और 3 रुपये कमा सकती है। तो नॉर्मल आदमी जब वो वस्तु खरीदने जाएगा तो आपकी वस्तु जो 12 या 15 में बिक रही है वो खरीदेगा कि वो 10 रुपये में खरीदेगा? आपको पता है आंसर सीधा सा है, 10 रुपये वाली खरीदेगा क्योंकि वो सस्ती है। लागत कम रखकर आपने प्रॉफिट तो कमाया ही कमाया और आपने मार्केट को कैप्चर भी कर लिया, कब्जा कर लिया आपने, क्योंकि पूरे मार्केट में आपकी वस्तुएं बिकेंगी। तो इस प्रकार से ये सब के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। इनके द्वारा अपने उत्पादन का विस्तार किस प्रकार से किया जाता है, देखिए जरा, आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। एक कंपनी का जो यूएसए बेस्ड है, अमेरिका से जुड़ी हुई है, अमेरिका की है वो कंपनी। तो देखिए उदाहरण की वो क्या करती है, औद्योगिक उपकरण बनाती है। कंपनी क्या करती है, वो कंपनी औद्योगिक उपकरण बनाती है और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। ये कंपनी यूएसए में अपने उत्पादों का डिज़ाइन करती है, ठीक है। इसके पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं। जो मशीन ये बना रही है, जो उपकरण ये बना रही है, उसके डिज़ाइन तो इसने यूएसए में बना लिया। इसके पुर्जे इसने चाइना में बनवाए, चाइना में पुर्जे बन रहे हैं इसके। फिर इन्हें जहाज़ में लाद कर, इन पुर्जों को लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है। पुर्जे बनाए कहाँ जा रहे हैं? चाइना में। और उन पुर्जों को जोड़ा कहाँ जा रहा है, असेंबल कहाँ किया जा रहा है? मैक्सिको में और यूरोप में किया जा रहा है, ठीक है। और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा जो होता है ना, कस्टमर सर्विस, जो कॉल सेंटर वगैरह होता है, वो भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालित की जाती है। अब देखो,
एक ही वस्तु के निर्माण में, एक ही वस्तु के उत्पादन में उस कंपनी ने कितने देशों का जो है लाभ लिया, कितने देशों की सहायता ली। जहाँ जो सस्ता लगा, डिज़ाइन तो यूएसए में बनवा ली, लेकिन पुर्जे यूएसए में भी बनाए जा सकते थे, लेकिन चाइना में पुर्जे बनाना और आसान था, तो चाइना में पुर्जे बनवा लिए गए। उन पुर्जों को असेंबल करना चाइना में भी संभव था, लेकिन यूरोप और मेक्सिको में और आसान था, तो यूरोप और मेक्सिको में उनको जोड़ लिया गया और फिर उनको पूरे विश्व में बेचा गया। अब कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हो तो उसके संबंध में कई सारी शिकायतें होती हैं, कई सारे आपके क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सहायता की ज़रूरत पड़ती है आपको। कई बार तो आप कॉल सेंटर कॉल करते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो ग्राहक सूचना केंद्र है वहाँ आप कॉल करते हैं, वहाँ से आप पता करते हैं या अपनी शिकायतों को दर्ज कराते हैं, तो वो काम भारत से हो रहा है। उस कंपनी का प्रोडक्शन तो दुनिया में अलग अलग जगह हो रहा है, अलग अलग चीज़ों का, लेकिन उसका कॉल सेंटर इंडिया में, मतलब यहाँ भारतीय बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिका का ही कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीदता है और उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो कॉल सेंटर कॉल करता है, तो सीधी भारत में बात हो रही है, एक भारतीय नागरिक उसका फ़ोन उठा के उसको जवाब दे रहा है। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, यही तो वैश्वीकरण है। किस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए, इसको फील करिए कि बिल्कुल कहाँ से क्या क्या जोड़ते जोड़ते एक प्रोडक्ट तैयार होता है और उस प्रोडक्ट को पूरे दुनिया में बेचा जाता है, और किस प्रकार से जहाँ जो सस्ता हो वहाँ से वो चीज़ ली जाती है। अब भारत में ये चीज़ सस्ती थी, हमारे यहाँ ऐसे कई सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, जिनमें स्किल है, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, इवन विदेशियों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। सामने वाला जो बात कर रहा है उसे पता भी नहीं कि ये भारतीय है कि विदेशी है, वो इस तरीके से बात करता है कि उसे फॉरेनर ही लग रहा है, उसे वो अमेरिका का ही लग रहा है, उसे वो लंदन का ही लग रहा है, तो वो इस प्रकार की कुछ अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। अब यहाँ पर चूँकि आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, सबको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, तो यहाँ पर लोग कम पैसे में, कम जो है मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ भारत से क्यों ली गई? क्योंकि भारत में ये सस्ता था, इनके ज्ञान का, इनके कौशल का, इनकी स्किल का उपयोग कर लिया गया, ठीक है, और सस्ते में हो गया काम। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो एग्जाम्पल है ये आपको बता रहा है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरा विश्व जुड़ गया है और पूरे विश्व में ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन, उसका विस्तार, उसका क्रय विक्रय करती है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण है कि वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। पहले और अब में ये अंतर है, पहले कंपनी अपना उत्पादन एक ही देश में करती थी, सीमा में, देश की सीमा में करती थी, एक ही देश के अंदर, और बेचती भले ही उसको पूरी दुनिया में थी। अब क्या हो गया है, बेच तो पूरी दुनिया में रही है लेकिन उत्पादन भी पूरी दुनिया में हो रहा है। कहाँ पुर्जा बन रहा है, कहाँ पुर्जा जोड़ा जा रहा है, और ये तो वस्तु की बात। सेवा, अब हमारे यहाँ से जो कॉल सेंटर है वो क्या है, वो सेवा है, तो सेवा का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। अब भारत आपको पता है कैसे आज आउटसोर्सिंग के मामले में, ठीक है, सर्विस के मामले में कितना आगे चला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका वस्तु और सेवाओं का उत्पादन आज विश्व स्तर पर होने लगा है, ये बड़ी बात है। इसके परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जटिलता आ गई है, जटिलता क्योंकि अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, छोटे छोटी प्रक्रिया में बढ़ गई हैं, कहीं पर ये चीज़ हो रही है, कहीं पर वो दूसरी चीज़ हो रही है, और विश्व भर में ये फैली भी हुई है। पूरे विश्व में ये प्रक्रिया हो रही है, की जा रही है उत्पादन के द्वारा, तो ये फैली हुई भी है पूरी दुनिया में, ठीक है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चाइना में हमने क्या देखा, चीन में हमने देखा पुर्जे बनाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ता विनिर्माण केंद्र, वहाँ पर पैदा करना श्रम सस्ता है, तो वहाँ पर सस्ते जो है उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आप यदि अपने पुर्जे बनवाते हैं
तो आपकी लागत थोड़ी कम आ रही है, तो इसलिए चाइना में सस्ता विनिर्माण केंद्र है तो वहाँ का लाभ उठाया। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है, क्योंकि वो बहुत पास में है, अमेरिका और यूरोप। ठीक है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यही मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा वर्ग है जो काबिल है, जो उस वस्तु, उस उत्पाद, उस प्रोडक्ट के तकनीकी पक्षों को जानता है कि यदि उसमें कोई खराबी आ गई है तो वो क्यों आ गई है या वो कैसे ठीक होगा। किसी ने आईफोन खरीदा लेकिन आईफोन में कोई फंक्शन है वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, या वो प्रॉब्लम आ रही है उसको चलाने में, तो वो कॉल करके पूछ रहा है और यहाँ से उसको बता दिया गया कि आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को उसके बारे में पता है कि ये एक्चुअल में इसकी टेक्नोलॉजी किस पर काम कर रही है। तो हमारे यहाँ पर से क्या कर लिया गया, सेवाओं का आयात कर लिया गया। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं। अब आपको तो पता ही है कि भारत में आज अंग्रेजी को किस हद तक लोग ज़रूरी मानने लगे हैं और हर जगह, ठीक है, ये कोशिश करते हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी सीखें ताकि हमें कहीं पर भी काम मिल जाए। जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्यों कर रही थी वो कंपनी, कुछ चाइना में, कुछ मैक्सिको में, कुछ भारत में, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उसको बहुत बचत हुई। यही काम यदि वो एक ही देश में करती तो उसकी कीमत 50-60% ज़्यादा होती। बहुत बड़ी बात है। 100 रुपये का सामान वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और इतने बचत कम करके, और क्योंकि ये बचत नहीं होती तो वो लगभग 150-160 रुपये का बिकता, इतना बचा लिया। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। ठीक है, कितना फायदा ही हम देख चुके हैं। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो अभी हम देखें कि किस प्रकार से एक मल्टीनेशनल कंपनी के अलग अलग जगह उत्पादन करने से सबको फ़ायदा होता है, लेकिन वो कहाँ पर अपना उत्पादन करेगी वो किनसे तय करती है। क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसको देखकर एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना व्यापार वहाँ शुरू करती है, अपना उत्पादन वहाँ शुरू करती है। कई सारी चीज़ें देखी जाती है। इसमें सबसे पहले तो एक ऐसा स्थान या जगह जो बाज़ार के, मार्केट के पास हो, ताकि जो भी चीज़ चाहिए तुरंत अवेलेबल हो जाए, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, तो बाज़ार के पास हो तो हमें जो चाहिए वो भी मिल जाए और मार्केट में बेचा भी जा सके तुरंत आसानी से पास में, मतलब जहाँ पर उस वस्तु के खरीदार भी हो। कम लागत पर श्रम उपलब्ध हो जाए, मतलब कुशल अकुशल दोनों। कुशल और अकुशल का मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे मजदूर, कारखाने में काम करने वाले मजदूर, ये अकुशल श्रम है, ये भी सस्ता में मिल जाए। और कुशल श्रम भी मैनेजर और बड़े पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति जो है वो लोग भी सस्ते कम कीमत पर मिल जाए। और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके साथ साथ उपलब्धता अन्य का, जैसे भूमि, ठीक है, कच्चा माल, पूंजी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी उत्पादन इकाई को लेकर आती। इस तरह से यदि हम देखें तो भारत आज एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया है। ये सारी चीज़ें हमारे देश में, हमारा देश इसीलिए इतना ज़्यादा बोलते हैं कि विकास कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। आज हमारे पास में बहुत बड़ा बाज़ार है, मार्केट है। आपको पता है विश्व में 135 करोड़ जनसंख्या वाला देश अपने आप में किसी का भी मन ललचा सकता है। इतना बड़ा बाज़ार हमारे पास, इतने खरीदार हमारे पास। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अभी इनमें से बहुत सारे लोगों के पास कई सारी चीज़ें नहीं हैं। अमेरिका की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, लेकिन लगभग सभी वस्तुएं लोगों के पास में कॉमन मिल जाएगी आपको, जैसे कार, घर, फर्नीचर, फ़ोन, ये सब आपको नॉर्मली सबके पास मिल जाएगा।
हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास में बहुत सारी वस्तुएं नहीं हैं। कई लोगों के पास गाड़ी नहीं है, कई लोगों के घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, ठीक है, फ़ोन नहीं है। तो ऐसा बहुत बड़ा मार्केट बनता है, हमारा बहुत बड़ा बाज़ार है हमारे पास, जो ये लोग कैश कर सकते हैं। इसके साथ लागत कम आएगी, हमारे पास कुशल और अकुशल दोनों श्रम है, सस्ता। आपको पता है कि भारत में यदि आप सैलरी को देखें तो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो मैनेजर बैठे हैं, जो बड़े बड़े कंपनियों में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको दूसरे देश जैसे यूएसए, ब्रिटेन या यूरोप या कनाडा जैसे देश हैं, वहाँ जो इसी पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनकी तुलना में वेतन काफ़ी कम दिया जाता है। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को भी उनकी तुलना में वेतन कम है। तो कहीं ना कहीं इससे आपको ये भी समझ में आ जाए कि हमारे यहाँ पर हर लेवल पर श्रम सस्ता है। एक मैनेजर जो इंडिया में काम कर रहा है और वही काम वो कोई दूसरा मैनेजर यूएसए में कर रहा है तो उसको यहाँ से कई गुना सैलरी है। आपको पता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग देश छोड़कर क्यों चले जाते हैं? ब्रेन ड्रेन, आपने कभी ये वर्ड, ये शब्द सुना होगा, क्या है? हमारे देश की बहुत बड़ी एक काबिल जनसंख्या, योग्य लोग जो इस देश में रहकर कुछ कर सकते हैं, इस देश से बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अच्छे अवसरों की तलाश में, अपॉर्चुनिटी के लिए। कल हम एक केस स्टडी कर रहे थे गंगा की। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से गंगा को एक अच्छा ऑफ़र आता है। वैसे ही कई सारे लोग जीवन में अच्छे ऑफ़र की, अच्छे अवसर की तलाश में होते हैं। यदि उन्हें अच्छा ऑफ़र या अच्छा अवसर मिलता है, वहाँ चले जाते हैं। आपको पता है हर साल आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों में विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं और यहाँ से बड़े बड़े पैकेज पर वो यहाँ के कई सारे होनहार छात्रों को लेकर चली जाती हैं। आईआईटी में आप पेपर में पढ़ते होंगे फलाना छात्र को 80 लाख का, 90 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज मिला। आईआईएम के किसी छात्र को 80 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। ये क्या है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, ये यहाँ से बड़े बड़े पैकेज पर लेकर चली जाती हैं बहुत सारे काबिल लोगों को। तो वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में उनको इतना पैसा, इतना सब कुछ नहीं मिलने वाला जो वहाँ मिल जाएगा। हालांकि ये सही गलत, ये कोई, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, ये अलग विषय होगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ सस्ती है। यही काम करने का उन्हें यहाँ पर इतना पैसा नहीं मिलेगा। अब जिन लोगों के जीवन में पैसा ही सब कुछ है, प्रायोरिटी है, पैसे के लिए ही वो जीवन में ये सब किए हैं या और भी कोई उनके उद्देश्य हो सकते हैं, तो वो लोग इन ऑफर्स को, इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है कि कहीं न कहीं अकुशल श्रम और कुशल श्रम दोनों भारत में ज़्यादा, और उत्पादन के अन्य कारक भी धीरे धीरे, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अच्छा होता जा रहा है। आज बिजली, पानी, सड़क, लगभग सभी चीज़ हमारे यहाँ धीरे धीरे उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नज़र रखती है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। कहीं ना कहीं वो और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखती हैं, जैसे उस देश में शांति, सुरक्षा, स्थायित्व है कि नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, वायलेंस तो नहीं है, गृह युद्ध तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसको भी देखा जाता है। वहाँ पर सरकार की पॉलिसीज़ कैसी हैं, सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही है कि नहीं दे रही है, टैक्स पर छूट दे रही है कि नहीं दे रही है। साथ में वहाँ पर भ्रष्टाचार आदि चीज़ों को भी देखा जाता है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है, ठीक है, करप्शन है, तो वो कंपनी वहाँ जाना पसंद नहीं करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रयास किए गए, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ठीक है, एक ही जगह से सारे लाइसेंस आपको मिल जाएं। इसके अलावा हमने बहुत सारी छूट दे रखी है एफडीआई और इस सब में। इसके साथ साथ हम अपनी नीतियों को भी वैसे ही बना रहे हैं। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया इसीलिए कि भाई हमारे यहाँ आकर उत्पादन करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने आसपास ऐसे देखते होंगे। तो ये सब क्यों किया जाता है? सरकार अपनी नीतियों में पारदर्शिता लाती है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जाती है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश की जाती है। ये सब इसीलिए ताकि ये कंपनियाँ, क्योंकि एक बार कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है ना, तो अपने साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आती है। वो आपके यहाँ पर भूमि में निवेश करेगी, ठीक है, कारखाने बनाने में, फैक्ट्री बनाने में बहुत सारा हज़ारों करोड़ रुपया लगाएगी,
कई सारे लोगों को रोजगार देगी, कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा उससे, ठीक है, आसपास के कई लोगों को काम मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास, प्रतिस्पर्धा होगी यहाँ वालों से। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है, और हिंदी में निवेश कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टमेंट। आपने एफडीआई का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है? इसी प्रकार का एक निवेश है। तो जो भी वो भूमि खरीदने के लिए, भवन खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए पैसा लगा रही है, वो कंपनी, ये सब निवेश कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। अब वो कंपनी कोई अपना, आपके देश का जो है फ़ायदा देखकर या कोई सेवा के लिए नहीं आ रही कि आपके देश की सेवा करेगी, वो कंपनी अपना फ़ायदा लेने के लिए आ रही है। वो इतना पैसा क्यों लगा रही है? बदले में वो उम्मीद कर रही है कि इससे कई गुना हमें यहाँ से वापस मिलेगा। तो ये लाभ अर्जित करने की आशा से ऐसा किया जाता है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, और संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। कई बार वो अकेले उत्पादन ना करते हुए यहाँ पर जो पहले से कोई कंपनी है भारत में या किसी भी देश में, उस देश की कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट, हम जिसको कहेंगे संयुक्त, ठीक है, रूप से उद्यम करती है, उत्पादन करती है। तो दोनों मिलकर भी कई बार संयुक्त उत्पादन करते हैं। इससे स्थानीय कंपनी को भी फायदा होता है, जो यहाँ का है उसको भी फायदा होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के पास में पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि उसका कारोबार ही इतना बड़ा होता है कि उसके पास पैसा बहुत है। तो जो स्थानीय लोकल कंपनी है उसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो उसको कई बार एक्स्ट्रा पैसा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा। फिर दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय उत्पादन जो है कंपनियां, ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ लाएगी। हो सकता है कि पहले वो कंपनी किसी पुराने तरीके से उत्पादन करती हो, लेकिन इनके पास तो इनका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता है, नए नए तरीके से उत्पादन, तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लेकर आए और उससे उत्पादन हो, इसका भी फ़ायदा उस कंपनी को मिलेगा। कई सारे कंपनियों ने मिलकर भारत में ऐसा उत्पादन किया, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मारुति सुजुकी। मारुति भारत की और सुजुकी बाहर की कंपनी हो गई। या हीरो होंडा आपने सुना होगा, तो हीरो और होंडा पहले हमारे यहाँ पर साथ में काम करते थे। हीरो भारत की कंपनी और होंडा, ये आपको पता है जापानी कंपनी है। तो हीरो होंडा ने मिलकर हमारे यहाँ पर बहुत सारा, होंडा अपना अलग भी काम करती थी, हीरो और होंडा मिलकर भी काम करते थे। बाद में ये तो अब अलग हो गए हैं, पर एक ज़माने में हीरो होंडा की बाइक आपने बहुत चलाई होगी। ये क्या था? संयुक्त। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? हीरो भारत की एक छोटी कंपनी थी, लेकिन होंडा एक बड़ी कंपनी थी, उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो होंडा, हीरो तो हमारे साइकिल बनाती थी, आपको पता ही है कि हीरो की साइकिलें आती थी। तो हीरो होंडा के साथ मिलकर बाइक बनाने लगी, है ना। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से अच्छी टेक्नोलॉजी की बाइक्स आई भारत में, फिर अच्छे जो है ऑप्शन हमारे पास में आए, कई सारे अच्छे अच्छे मॉडल आने लगे। तो धीरे 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 एक समय पर हीरो होंडा जब साथ में काम करने लगे थे, तो इन्होंने एक बाइक निकाली थी CD100SS। कभी आपने इस बाइक का नाम सुना हो? CD100SS इस नाम से एक हीरो होंडा की बाइक आई थी। बहुत चली भारत, बहुत, इसकी काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि उस समय की जितने भी ऑप्शन थे उसमें ये बेस्ट ऑप्शन था। मतलब इसका इंजन, इसकी सर्विस, इसका माइलेज, इसको चलाने का कंफर्ट, सब कुछ अलग था। तो कहीं ना कहीं इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आने वाली जो नई कंपनियां हैं वो अपने साथ में नई टेक्नोलॉजी लाती है, जिसका फ़ायदा पुरानी कंपनी को मिलता है। लेकिन
जैसा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो एक पहलू था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से फ़ायदा होता है, ये तो आपको मैंने बताया, पर इसके कई नुकसान भी है। एमएनसीज के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर लेती हैं, वो यहाँ की छोटी मोटी कंपनियों को, इकाइयों को आसानी से खरीद ले, पैसा तो उनके पास बहुत है, तो स्थानीय कंपनियों को खरीद कर अपने मार्केट को, अपने उत्पादन का जो है वो प्रसार कर लेती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। तो ये एक अमेरिकी कंपनी है, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनी कारगिल फूड्स, और हमारे देश में एक कंपनी है छोटी परख फूड्स, इसने इसको यहाँ पर खरीदा। आजकल तो आपने देखा होगा कई सारी भारतीय कंपनियां भी विदेशों में बहुत सारा अधिग्रहण कर रही हैं, खरीद रही हैं। तो ये तो हर बहुराष्ट्रीय कंपनी करती है कि वो दूसरे देशों में वहाँ के मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश करती है, ठीक है, छोटी मोटी इकाइयों को खरीदने की कोशिश करती है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहाँ उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो परख फूड्स जो था, इसका आप देखिए कि अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ा नाम था, ये ब्रांड था, और कई सारा इसका मार्केट जो है, अच्छा खासा मार्केटाइजेशन इसका हुआ था, मार्केट बहुत बढ़िया था इसका। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, मतलब 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, रिफाइनरी भी थी उसकी, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी बनी। ये एक उदाहरण है हमारे सामने। परख फूड्स जैसी कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनियों को क्या करके, उनका अधिग्रहण करके और एक बड़ी कंपनी स्थापित और एकाधिकार कर ले। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, कोई एक राजा अपने छोटे छोटे राज्यों को हराकर, ठीक है, और उनको अपने राज्य में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करता था। जब बड़ा साम्राज्य स्थापित हो जाता था तो उसे कोई चुनौती देने वाला ही नहीं होता था। इतिहास में हम पढ़ते आए हैं, बड़े बड़े ऐसे सिकंदरों, कलंदरों के बारे में हमने बात की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी वैसा ही है, छोटी छोटी इकाइयों को नष्ट करके पूरी तरीके से मार्केट में अपना कब्जा जमा लेने का। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते कितना पैसा होता है इनके पास। कई सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां तो इस लेवल पर चली गई हैं कि उनका अपना अकेले का बजट किसी विकासशील देश के पूरे बजट से भी ज़्यादा है, पूरे देश के बजट से भी ज़्यादा। इतना इनका टर्नओवर हो गया है, इतना इनके पास पैसा हो गया है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करिए। देखो आप, एक और चीज़, जब पैसा आता है बहुत तो शक्ति बढ़ने लगती, प्रभाव बढ़ने लगता है। इन कंपनीज के पास इतना पैसा है कि खड़े खड़े किसी देश को खरीद सकती है। मतलब इस एक एग्जाम्पल के तौर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि देश की सरकारों के, पूरे देश के बजट से ज़्यादा इनके पास पैसा है, तो इनके पास कितना पावर होगा, ये अपनी बात को मनवाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं। इनकी शक्ति और इनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कई बार दूसरे देशों की राजनीति को, दूसरे देश की नीतियों तक को प्रभावित कर देती, ठीक है, अपने पक्ष में माहौल बना लेती, पैसा खिलाती, खूब सारा पैसा वहाँ के राजनेताओं को, वहाँ के अधिकारियों को, इन सबको कोई कमी नहीं है इनके पास, कोई सुविधाओं की कमी नहीं। इतनी सुविधा, इतना पैसा होता है कि यह आराम से अपने हिसाब से नीतियों को मोड़ सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। एक और तरीका है, जैसे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं उनको ये अपना ऑर्डर दे देती कि आप हमारे लिए माल तैयार करो। जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। हमें लगता है कि ये बड़े ब्रांड का है तो ये उस बड़ी कंपनी ने बनाया होगा, ऐसा नहीं है।
बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल छोटे छोटे उत्पादकों से तैयार करके और उस पर अपना लेबल चिपका के ब्रांड अपना बना के उसको अपने नाम से बेचती। हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो सिर्फ ब्रांड देखकर, नाम देखकर, लेबल देखकर लेकर आ जाते। अच्छा रिबॉक का है, एडिडास का है शूज़, तो फिर ले लिया। रेड चीफ का है, या फ़ोन को लेकर हर चीज़ में आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ ऐसा करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें वो अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। ये खुद तय कर देती हैं कि कितने में इनका माल बनेगा, कितने में माल जो है तैयार हो जाएगा, फिर उतने कम से कम में करवा लेती हैं और अपने नाम से उसको कई गुना दाम में बेचती है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो हम बहुत सारी वस्तुओं का दाम सुनते हैं तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि ये इतना महंगा कैसे हो सकता है। कभी आप मार्केट में जाए और आपको बताया जाए कोई शूज़ जो 10,000 का, 8,000 का है, 12,000, 15,000, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा क्या है इसमें। आप देखेंगे कि आप कोई कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो एक जो ड्रेस है आपकी, खाली जीन ही आपकी 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपये में आ रही है, तो आपको तब महसूस होगा कि ऐसा कैसे, इतना उत्पादन में पैसा कहाँ। पैसा नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा, कई बार वो सिर्फ अपने ब्रांड का यूज़ करके आपसे पैसा कमा रही होती। उसी क्वालिटी की चीज़ आपको सस्ते में मिल सकती, पर चूंकि हम ब्रांड के पीछे पागल हो चुके होते हैं ना, तो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि तैयार तो वो छोटे लेवल पर ही हुआ है। छोटे लेवल पर उसको तैयार करा के और बहुत कम कीमत में तैयार करवा के अपने ब्रांड के नाम से उसको बेच दिया, तो सिर्फ जो है पैसा, ब्रांड का पैसा कमा लिया। अगर हमें पहले ही पता हो तो हम तो सीधे छोटे लेवल से ही खरीदें। ऐसा होता है आपके कई सारे प्रोडक्ट में, अब मैं नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपके कई सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि आप बहुत महंगे दामों पर वस्तु लाते हैं, पर वो वस्तु वहाँ नहीं बनी होती, कई बार वो बनी कहीं और होती है। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध भी स्थापित कर रही हैं। तो वो इस प्रकार से उत्पादन करती हैं, कई सारी कंपनियों के साथ विश्व में अपने संबंध स्थापित कर लेती हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ वो साझेदारी, पार्टनरशिप जो करती है, उसके द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। धीरे 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 वो उस पूरे देश के, उस एरिया के, उस क्षेत्र के मार्केट को, बाजार को कैप्चर कर लेती है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है और उसके बाद वहाँ पर आराम से बेधड़क अपना माल वो बेचने लग जाती है और धीरे 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 उत्पादन जो है परस्पर क्या होने लगता है, दूर दूर फैला हुआ उत्पादन भी संबंधित होने लगता है, आपस में जुड़ने लगता है। ये एमएनसीज के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। अब विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, किस प्रकार से विदेश व्यापार से बाजारों का, मार्केट्स का एकीकरण हुआ है। दरअसल एकीकरण ही हमें समझना है। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण का ही एक और नाम है भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ही मैंने आपसे कहा था एकीकरण। किसका? विश्व का। विश्व में क्या? विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का, विश्व के बाजारों का, विश्व के समाज का, संस्कृति का, ठीक है, इस सब का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस प्रकार से विदेश व्यापार और बाजार के एकीकरण से जुड़ा है। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जुड़ने का मुख्य माध्यम है। तो ऐसा व्यापार जो हम दूसरे देशों के साथ करते हैं, बाहर वालों के साथ करते हैं, उससे हम लोग कहीं ना कहीं
जुड़ते हैं दूसरे दुनिया के लोगों से। इतिहास में यदि हम देखें, हिस्ट्री में इतिहास में भी आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाज़ारों से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से भारत से बहुत सारी वस्तुएं, जैसे हाथी दांत की वस्तुएं, मसाले, ये सब निर्यात किए जाते रहे। कई सारी चीज़ें भारत में वहाँ से आयात की जाती रही। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित क्यों आए थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? व्यापारी तो करने आई थी। पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 में। 1600 में दिसंबर में इसको जो महारानी थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा एक चार्टर के द्वारा अधिकार इस कंपनी को दिया गया था, एकाधिकार दिया गया था व्यापार करने का। तो व्यापार ही करने तो आए थे। और यही नहीं, डच, पुर्तगाली और ये सब भी व्यापार करने ही आए थे, फ्रांसीसी। तो बाद में वो तो अलग बात है कि व्यापार करते 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 अंग्रेजों को समझ में आया कि यहाँ तो अपना राज ही स्थापित कर सकते हैं। तो व्यापारी क्या बन गए? शासक। तो धीरे धीरे वो ऐसा करे, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ये कंपनियां व्यापारिक हितों के लिए ही तो आई थी। वो वास्को डी गामा साहब आए 1498 में, माल खरीदे और यहाँ से यूरोप चले गए। वही माल उन्होंने 60 गुना दाम पर बेचा। तो सबकी आंखें जो है चकाचौंध हो गई, चौंधिया गई कि इतना सारा प्रॉफिट, इतना सारा फायदा, लाभ कैसे? ये व्यापार तो हमें भी चाहिए, इस व्यापार में तो हमें भी हिस्सा चाहिए। आखिरकार विदेशी व्यापार, ठीक है, का बुनियादी कार्य है क्या? विदेशी व्यापार क्या करता है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। क्या करता है विदेशी व्यापार? अपने देश के बाजार मतलब घरेलू बाजार से बाहर जाकर, ठीक है, आपको अपने वस्तु को बेचने का, व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है। कि यदि मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ नहीं बिक रही है या आपकी वस्तु यहाँ से अच्छा कहीं और ज़्यादा दाम पर बिक सकती है, गो है, वहाँ जाकर आप बेच सकते हैं। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकता, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यही तो ग्लोबलाइजेशन ऐसे तो शुरू होता है कि वो अपने देश में बेच रहा था और फिर वहाँ से बाहर बेचने लगा। तो जब वो बाहर जाएगा तो यहाँ की और वहाँ की अर्थव्यवस्था को जोड़ेगा, दोनों की दोनों इकोनॉमी जुड़ेगी। तो वो विश्व के दूसरे देशों के बाजार में भी क्या कर सकता है? प्रतिस्पर्धा कर सकता है। समझ में आया आपको? इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के विकल्पों का विस्तार होता है। तो अब क्या होता है? विकल्पों का भी विस्तार होता है। धीरे धीरे हमारे पास भी ऑप्शन आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए पहले सिर्फ भारत में बनी हुई फिल्में आप देखते थे, बॉलीवुड में बनी हुई फिल्में आप देख रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में जो मूवीज़ आती है बस जो भी आ रही है बस वही देख सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। मूवी देखना है तो यही है जो बनी हुई है, अच्छी है बुरी है जो भी है यही है, आपके पास ऑप्शन नहीं। अब आपके पास में हॉलीवुड की मूवीज़ अवेलेबल है, तो आप जो अच्छा हो वो देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन आ गए कि आप बॉलीवुड की भी देख सकते हैं, हॉलीवुड की मूवी भी देख सकते हैं। इससे उसको भी फ़ायदा हो रहा है हॉलीवुड वाले को, क्योंकि वो यहाँ से पैसा कमा रहा है। आपके थिएटर में वो मूवी रिलीज़ हुई है तो उसने पैसा कमाया, आपको विकल्प मिला। वो नहीं आया था तब तक उसको भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, आपको भी नहीं हो रहा था। उसके आने से उसको फ़ायदा हुआ, आपको विकल्प या ऑप्शन मिला, और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको कंपटीशन मिला। भाई अगर इसी तरीके से वो अच्छी मूवी बनाएंगे तो लोग उनकी मूवी देखेंगे, हमारी नहीं देखेंगे, तो हमें भी तो सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमें देखना ही बंद कर देंगे, फिर हमारी दुकान कैसे चलेगी? तो क्या करना होगा? तो धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में, अपने सब में सुधार करना पड़ेगा। तो एक प्रतिस्पर्धा विकसित होती है। कई बार इसका फ़ायदा आपको मिलता है क्योंकि दो लोगों की कंपटीशन में ग्राहक का मज़ा,
ग्राहक का ही आनंद, क्योंकि ग्राहक को बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, कम दाम पर मिलेगी, तो प्रतिस्पर्धा से आपको विकल्प मिलने लगते हैं। एग्जाम्पल देखो, भारत में चाइना के खिलौने, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में चाइना के खिलौने खरीदे जाते रहे। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के अवसर का पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि चाइना में जो खिलौने बन रहे हैं, यदि हम भारत में उन्हें भेज दें तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे खिलौने भारत के खिलौने की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं, तो लोग हमारे खिलौने खरीदेंगे और बेहतर क्वालिटी के भी, मतलब क्वालिटी से मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बना रहे। क्वालिटी तो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है फिर भी, लेकिन दूसरी चीज़ तो अच्छी है। कहीं ना कहीं नए नए चीज़ें हम बना रहे हैं, नई नई मशीनों से उत्पादन हो रहा है। तो धीरे धीरे उन्हें जब ये पता चला, जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत को खिलौने का निर्यात करना आरंभ कर देते। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भारत में खिलौनों को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, निर्यात करना शुरू कर देते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प आ गया। अब आपको अगर चाइना के खिलौने खरीदने, खरीद लो, भारत के खरीदने, तो विकल्प आ गया आपके पास, सस्ते दाम और नवीन डिजाइन। इसी का मैं कह रहा था कि उसके पास दाम भी सस्ते हैं और डिजाइन भी नहीं है। तो नवीन डिजाइन के कारण चीनी खिलौने बाजारों में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे। पूरे भारत में ये लोकप्रिय हो गए। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ले लिया। और अब भारत के बाजारों में पहले की तुलना में, ठीक है, खिलौने सस्ते हैं। तो एक बार जब वो आए, धीरे 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 फैल गए पूरे मार्केट में। हर कोई उनकी डिमांड करने लगा, सस्ते होने के कारण, नई डिज़ाइन होने के कारण। हमारे देश में जो खिलौने मिल रहे थे वो पहले की उसकी तुलना में ज़्यादा महंगे थे। तो धीरे धीरे ये पूरा के पूरा मार्केट इन्होंने ले लिया। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत में बाजार में आए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा हो गया। भारतीय और चीनी खिलौने की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए और भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत ज़्यादा विकल्प आए। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए अवसर प्राप्त होता है और भारतीय खिलौना बनाने वालों को, निर्माताओं को हानि होती है। तो धीरे धीरे उनको फ़ायदा होता गया और हमारे यहाँ लोगों को नुकसान होता गया। धीरे धीरे ये बर्बाद हो और वो आबाद हो गए। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बाहर से वस्तु आई तो हमारी वस्तु उसके सामने टिक नहीं पाई और धीरे धीरे उसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। इससे नुकसान, हमें तो फ़ायदा हुआ कि हमें विकल्प मिले, हमें ये भी फ़ायदा हुआ कि हमारे सामने सस्ता सामान आ गया, सस्ते दाम पर मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे कई सारे लोग बर्बाद भी हो गए। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इसके दोनों फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है और अब दो देशों के उत्पादक हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इस प्रकार विदेशी व्यापार देशों के बाजार को जोड़ने में, एकीकरण में तो जुड़ गया ना। चाइना का बाजार और हमारा बाजार जुड़ गया। वहाँ और यहाँ के जो निर्माता है, हमारे यहाँ भी खिलौने बना रहे लोग, वहाँ भी बना रहे हैं और दोनों दूर हैं पर दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो यदि आप इसको समझना चाहें तो इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि फ़ायदे ऐसा है कि जब वो आया तो हमें क्या करना था, हमें भी अपने अच्छे खिलौने तैयार करने थे। हमें भी क्या करना चाहिए था, हमें भी कम लागत में तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर हम नहीं कर पाए। उनके ज़्यादा सस्ते होने के कारण चलने लगे, ज़्यादा चले, हमारे कम चले। तो धीरे धीरे ये नकारात्मक प्रभाव वहाँ पर लोगों पर पड़ने लगता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो अगली क्लास में हम देखेंगे वैश्वीकरण के बारे में और बहुत सारी बातें कि वैश्वीकरण क्या है और इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझ में आना। अगर आप समझ गए तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है,
किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन करती हैं, उसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं, और किस प्रकार से विदेशी व्यापार विश्व के दो बाजारों को जोड़ता है, एकीकरण करता है, और कैसे वहाँ प्रतिस्पर्धा का विकास करता है, शुरुआत करता है, ये सब हमने समझा। इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर करें। और आप सभी को टेलीग्राम चैनल की लिंक जहाँ पर PDF मिलेगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद PDF दूंगा, तो ये है @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल क्या है, मेरे नाम पर है, आप जाइए और सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, और उसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ, दोस्तों के साथ। और ये है रेफरल कोड, जिस रेफरल कोड को आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं एडमिशन के टाइम। मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको जो है मेंटोर करता हूँ, नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ से देखता हूँ। तो ये जो तरीका है मुझसे जुड़ने का, वो है CKLIVE। आप भारत के किसी भी जगह पर बैठे हुए हैं, पर इस रेफरल कोड से आप मुझसे जुड़ सकते हैं सीधे से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।